गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर का टैक्सेशन का पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर 3। इसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, सप्लाई अंडर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। हमने इसमें पेज नंबर 7 तक समझ लिया था, अब हम उससे आगे समझते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इस टॉपिक में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आप इतने दिन से जीएसटी पढ़ रहे हैं और आप ये टर्म बहुत बार सुन चुके हैं कि जीएसटी सप्लाई पे लगता है। जो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी में वो सप्लाई है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब भी पहले बता दिया गया था। टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसा कोई भी काम करना, ऐसा कोई भी एक्शन करना, कोई भी एक्टिविटी करना, वर्क करना जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो, तो उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम करना, कोई एक्टिविटी करना, कोई वर्क करना जिससे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल बन जाते हैं, उस चीज़ को टैक्सेबल इवेंट बोला जाता है। जीएसटी में सेक्शन 7 है सप्लाई, यानी अगर आप कोई चीज़ सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विस तो आपको जीएसटी देना होगा। टैक्स में आपने सेक्शन 4 पढ़ा था, चार्ज ऑफ टैक्स। चार्ज ऑफ टैक्स में आपने पढ़ा था कि कोई इनकम आप कमाते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स तो इनकम में ही लगता है। तो सेक्शन 4 चार्ज ऑफ टैक्स का एक बोलता था कि जो इनकम कमाएंगे अगर आप कोई, तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा इनकम टैक्स में। तो जीएसटी में सेक्शन 7 है टैक्सेबल इवेंट पे, सप्लाई पर। अब सप्लाई में किस किस को इंक्लूड किया गया है, किस किस को एक्सक्लूड किया गया है, वो आप डीप में समझेंगे। क्योंकि कोई चीज़ सप्लाई है, अगर आपने गुड्स और सर्विस सप्लाई की है तो ही जीएसटी लगेगा। अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो चीज़ सप्लाई के जो 4 कॉर्नर हैं, चारों दायरे में नहीं आती है वो चीज़, तो जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इज़ द की मतलब मेन स्टोन है, पत्थर है जीएसटी आर्किटेक्चर में। यानी जो जीएसटी का जो पूरा ढांचा है, जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है, वो सप्लाई पर टिका हुआ है, जो नींव का फाउंडेशन है एक तरह से ये। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई आर कंटेन्ड इंक्लूडेड हैं इन चैप्टर 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रीड विद वेरियस शेड्यूल गिवन अंडर द सेड एक्ट। बताया था आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है, जो एक्ट होता है चैप्टर में पढ़ा होता है। तो चैप्टर 3 जो है सीजीएसटी का, उसमें सप्लाई के बारे में बताया गया है। फॉलोइंग सेक्शन एंड शेड्यूल्स शैल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ सप्लाई। आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे, तो हम इनको यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, इनको डिटेल में नीचे दे रखी है हेडिंग, तो वहीं से हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले सेक्शन 7 है स्टैट्यूटरी प्रोविजन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 डिफाइन करता है कि कौन कौन सी चीज़ें सप्लाई मानी जाएंगी और जो सप्लाई के दायरे में आएंगी। जो चीज़ अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है तो ही आपको जीएसटी देना होगा। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड किया है देखिए। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म मतलब टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाई, किसी भी तरह की आपने सप्लाई की है गुड्स की और सर्विस की, और बोथ या दोनों। सच एज सेल, चाहे आपने सेल के नाम से ट्रांसफ़र किया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है आपने 1930। सेल का मतलब क्या होता है, आप अपना टाइटल किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, परमानेंट सेल हो सकती है। ट्रांसफ़र, आप कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं चीज़, ठीक है। ट्रांसफ़र मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे भी आप किसी को कोई यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। जैसे ओला उबर में क्या होता है, आपको रेंट पे करना होता है, वो परमानेंट थोड़ी आपके नाम टाइटल कर देते हैं। बार्टर आप समझते हैं, गुड्स देके गुड्स लेना, जैसे मैंने आपको 1 किलो गेहूं बेचे, आपने मुझे 1 किलो चावल बेचे, तो बार्टर होगा, इस पे भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर चलते हैं मार्केट में कई बार कि आप पुराना सामान लाइए और नया ले जाइए। सपोज जैसे आप पुरानी कार दे रहे हैं, 5 लाख की आपकी पुरानी कार की वैल्यू है और 10 लाख की नई कार ले रहे हैं, तो 5 लाख तो कैश में देना होगा, 5 लाख पुरानी कार का एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा। तो उसमें भी आपको, आप गुड्स बेच रहे हैं किसी को, कार डीलर आपको सामान बेच रहा है, तो एक्सचेंज भी सप्लाई में इंक्लूड होगा। लाइसेंस, कोई लाइसेंस पे लेते हैं, जैसे आपको शराब का ठेका आप समझते हैं, लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो माइंस आपको लेनी है तो लाइसेंस लिया, ठीक है। मिस्टर ए ने शराब बेचने का लाइसेंस ले रखा है, ठेका बोलते हैं हिंदी में शराब का, ठेके के लिए लाइसेंस लेना होता है। अब ये इसको लाइसेंस मिल गया गवर्नमेंट से, अब ये अपना लाइसेंस आपको यूज़ करने के लिए दे रहा है मिस्टर बी को, और इसके बदले आपसे पैसे चार्ज करेगा, फ्री में तो देगा नहीं कोई लाइसेंस अपना आपको यूज़ करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये नहीं आज आप किसी को बेचते ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ स्किल रिक्वायर्ड होती है, वो लाइसेंस तो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा भी रहता है कि आप ये लाइसेंस किसी और को नहीं दे सकते अपने बिहाफ पर। हाँ, बाकी जो लाइसेंस होते हैं जिसमें आपकी पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे शराब का ठेका हो गया, माइनिंग्स का लाइसेंस लिया, कोई माइंस लेके आपने लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से, माइन से
कोई मिनरल्स विड्रॉ करने का, तो ये लाइसेंस आप किसी को बेच भी सकते हैं अपने बिहाफ पर। तो ए ने अपने बिहाफ पे लाइसेंस खुद तो खोली नहीं शराब की दुकान, बी को दे दिया है लाइसेंस यूज़ करने के लिए, और बी से वो हर साल 5 करोड़ रुपये चार्ज करेगा। तो माना जाएगा ए सर्विस दे रहा है बी को, गुड्स तो नहीं बेच रहा, लाइसेंस यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो आप माना जाएगा ए सर्विस दे रहा है और ए को क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा, यानी लाइसेंस भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। रेंटल, कोई रेंट पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी, तो वो तो आएगी जीएसटी के दायरे में, ठीक है। लीज और रेंट में पहले ही फ़र्क बताया था, लीज और रेंट में फ़र्क होता है कि अगर आप कोई रेंट तो दोनों में ही देना पड़ता है, चाहे आप लीज पे लें प्रॉपर्टी तो भी रेंट देना होगा, रेंट पे लेंगे प्रॉपर्टी तो भी रेंट देना होगा। बस फ़र्क ये है कि अगर आप लीज पे लेते हैं कोई प्रॉपर्टी तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों आपके होते हैं, जबकि आप रेंट पे लेते हैं कोई प्रॉपर्टी तो फ़ायदे आपके हैं, नुकसान ऑनर को ही बियर करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, आपने मूवी का टिकट खरीदा 300 रुपीज़ का, आप सीट पे बैठे, जैसे आप सीट पे बैठते हैं सीट टूट जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाती है, तो ये सीट वैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज़ की है एक सीट, तो क्या आप ये 10,000 रुपये भरेंगे जुर्माना, या आप पे माना जाएगा? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है ना, आपने जानबूझ के थोड़ी तोड़ी, वो तो अपने आप ही टूट गई बैठते ही। तो इस केस में जो सिनेमा ओनर है वो आपसे पैसे डिमांड नहीं कर सकता कि 10,000 रुपये आपने कुर्सी तोड़ी दीजिए, नहीं, हमने इन्जॉयमेंट के लिए आए थे वहाँ पर, हमने कोई मिस्टेक नहीं की, तो हम केवल टिकट के पैसे देंगे। वहाँ कोई टूट फूट होती है किसी और वजह से जो हमारी गलती नहीं है, तो हम उसको देने के लिए लायबल नहीं होते हैं, तो ये रेंट होता है। दूसरा एग्जांपल, आपने ओला उबर को हाथ दिया, गाड़ी बुक करी, कोई टैक्सी बुक करी, सपोज़ उसने कहा आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, सपोज़ किसी डेस्टिनेशन पे, किराया तय हो गया, डिसाइड हो गया कि ठीक है 500 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे, आप बैठ गए उस टैक्सी में, 2 किलोमीटर दूर जाते ही टैक्सी का इंजन ख़राब हो जाता है, क्या आप ठीक कराएंगे इंजन? नहीं, हम क्यों ठीक कराएंगे, हमने वो चीज़ रेंट पे ली थी, रेंट में एंजॉयमेंट आपके होते हैं, नुकसान ऑनर ही बियर करता है अगर रेंट एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ओरल एग्रीमेंट था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, आपको टैक्सी वाले के साथ आपने कोई लिखित में थोड़ी ऑनर एग्रीमेंट किया था, पर ये इम्प्लाइड बात थी कि हम टैक्सी को हाथ दे रहे हैं, रोक रहे हैं, बैठ रहे हैं, बुक करा रहे हैं, तो हम रेंट के लिए बुक करा रहे हैं, इन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए हमें कहीं जाना है। पर अगर आप मान लीजिए कोई कार है और आपने लीज़ एग्रीमेंट बनाया इस कार के लिए, लीज़ एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट पे लिखा होता है लीज़ एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, अगर आपने लीज़ एग्रीमेंट बनाया, ये कार 2 साल के लिए किराए पे ली है, लीज़ पे ली है, बिल्डिंग भी ले सकते हैं लीज़ पे, ठीक है, तो आपको मान लीजिए 6 महीने बाद इस कार का इंजन ख़राब हो जाता है, तो फिर अब आपको ये ठीक कराना पड़ेगा, अब ऑनर नहीं कराएगा। यानी लीज़ पे अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसके फ़ायदे भी आपके होते हैं, नुकसान भी आपके होते हैं, पर अगर आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो फ़ायदे आपके होंगे, नुकसान ऑनर को बियर करना होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन के आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा फ़र्क। तो चाहे लीज़ पे कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हैं तो रेंट चार्ज करते हैं ना, तो माना जाएगा आप सर्विस दे रहे हैं और सर्विस पे जीएसटी लगता है। जैसे मान लीजिए मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने आपको पीजी चलाने के लिए दे दिया, आप उसमें पीजी खोलेंगे, पेइंग गेस्ट रखेंगे, हॉस्टल खोलेंगे, पीजी खोलेंगे, होटल खोलेंगे, व्हाटएवर, आप मुझे हर महीने 10,000 मान लीजिए 10 लाख रुपए रेंट देंगे, तो माना जाएगा मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको लीज़ पे दे रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ, और आप इस सर्विस के बदले मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इस पर भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। यानी अगर आप कोई लीज़ पे देते हैं, रेंट पे देते हैं कोई प्रॉपर्टी, गुड्स या सर्विस किसी को, तो भी जीएसटी आपको देना होगा। डिस्पोजल मतलब बेचना, परमानेंट किसी को बेचना। मेड, या तो आप ये काम कर चुके हैं और एग्रीड टू बी मेड या करने वाले हैं, या तो प्रॉमिस कर दिया कि फ्यूचर में आप एडवांस ले लेते हैं, कई बार पैसे फ्यूचर में दे देंगे डिलीवरी। टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, देखिए पैसा होना चाहिए, फ्री में नहीं कर रहे हैं, फॉर अ कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हैं बाय अ पर्सन इन द कोर्स, और इन द कोर्स मतलब ड्यूरिंग द और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो बिजनेस के दौरान, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस के दौरान, या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ें आप बेचते हैं, तो आप ये चीज़ें किसी को दे रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना होगा। यानी सप्लाई में सभी चीज़ें इंक्लूड हो गई, सेल भी सप्लाई है, चाहे सेल के नाम से दे रहे हैं, ट्रांसफ़र के नाम से दे रहे हैं, बार्टर के नाम से दे रहे हैं, एक्सचेंज के नाम से दे रहे हैं, लाइसेंस के नाम से दे रहे हैं, रेंट के नाम से दे रहे हैं, लीज़ और डिस्पोज कर रहे हैं, या तो आप ये काम कर चुके हैं या करने वाले हैं फॉर कंसिडरेशन बिजनेस के पर्पज़ से, तो आपको जीएसटी यहाँ पे देना होगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, आपका मोटिव बिजनेस को प्रमोट करना होना चाहिए। जैसे सपोज़ आपके फ्रेंड का बर्थडे है मिस्टर ए का, आपने इनको सपोज़ 1000 रुपीज़ का कोई गिफ्ट दिया, तो ये गिफ्ट क्यों दिया आपने? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपका मोटिव यहाँ बिजनेस प्रमोट करना है? नहीं, यहाँ कोई बिजनेस प्रमोट करना थोड़ी है, ये तो मेरा फ्रेंड है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
पर अगर आप किसी क्लाइंट को, जैसे कई बार होता है ना, आप क्लाइंट को क्या सप्लाई करते हैं, दिवाली है तो आपके जो बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, क्या करती हैं, अपने जो कस्टमर होते हैं जो उनसे सामान खरीदते हैं, उन्हें गिफ्ट वगैरह सप्लाई करती है, राइट। गिफ्ट हो गया, या कई लोग सिल्वर का कॉइन भी देते हैं, कोई गोल्ड कॉइन भी देते हैं। तो ये आप क्यों दे रहे हैं उस कस्टमर को? क्योंकि आप अपने बिजनेस रिलेशन उस कस्टमर से मेंटेन करना चाहते हैं, राइट। तो इस पर तो जीएसटी आपको देना होगा। तो इन गिफ्ट पे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन अगर आप देते हैं बिजनेस रिलेशन की वजह से किसी को भी, तो माना जाएगा आप सप्लाई कर रहे हैं। भले आप पैसे तो नहीं ले रहे हैं, पर आप बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिशमेंट करने के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जीएसटी पे करना होगा। पर अभी आप शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कल से, शेड्यूल 1 में उन एक्टिविटीज़ के नाम हैं कि अगर आप ये फ्री में भी काम करेंगे तो ही लगेगा जीएसटी। अगर आप इनके अलावा कोई और एक्टिविटी करते हैं और पैसे चार्ज नहीं करते हैं तो नहीं लगेगा जीएसटी। अभी आप शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, उसमें 4 एक्टिविटीज़ के नाम हैं कि अगर ये काम आप फ्री में भी करते हैं, कंसेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको जीएसटी देना होगा। अगर इन चारों में फॉल होती है एक्टिविटी, फ्री में कुछ दे रहे हैं किसी को बिजनेस रिलेशन की वजह से, तब तो जीएसटी लगेगा। अगर इन चारों में नहीं कवर्ड होती है तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA। देखें, आप फ्लैट सिस्टम समझते हैं, सोसाइटियाँ होती हैं आजकल, बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए जाते हैं। उन फ्लैट्स में क्या होता है, आप रहते हैं, उसमें क्लब हाउस होता है, उसमें जिम होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, उसमें गार्डन होता है, उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, फैसिलिटी होती हैं। तो ये सोसाइटी जो होती है मिलके एक क्लब, एक सोसाइटी फॉर्म करती है। सोसाइटी एक्ट में आप रजिस्टर करा लेते हैं अपने आप को। सोसाइटी एक्ट बना होता है, हर स्टेट का भी एक्ट बना होता है, सेंट्रल स्टेट लेवल पे भी एक्ट बना होता है। हर स्टेट का अपना सोसाइटी एक्ट भी होता है, आप उसमें भी रजिस्टर करा सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर करा सकते हैं। अब मान लीजिए आप ये जो फ्लैट सिस्टम है, इसमें आप 2000 ऑनर रहते हैं, 2000 फ्लैट हैं इस पूरी सोसाइटी में, ठीक है। आपने कोई सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर ली, गोकुल धाम सोसाइटी से, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, आपने इस सोसाइटी को नाम दिया एक्स सोसाइटी, ये फॉर्म कर दी। इस सोसाइटी के मेंबर कौन होंगे, आप में से कुछ चुने हुए, वोटिंग होगी, वो आपका प्रोसेस है, जो आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप वोटिंग कराएंगे, और कुछ मेंबर इलेक्ट होंगे जो सोसाइटी का मेंटेनेंस देखेंगे, रख रखाव देखेंगे, कि जो साफ सफाई की व्यवस्था देखेंगे, कॉमन एरिया की सफाई होनी चाहिए। जैसे आप अपने घर की झाड़ू तो निकाल लेंगे, सफाई कर देंगे, पर जो कॉमन कॉरिडोर होता है फ्लैट्स में, कॉमन स्टेयर्स होते हैं, उनकी कौन करेगा सफाई? तो इसके लिए सोसाइटी फॉर्म की जाती है। ये सोसाइटी अपने मेंबर से कॉन्ट्रीब्यूशन लेती है। सपोज आपने हर मेंबर से बोला कि 1000 रुपीज़ इकट्ठे किए जाएंगे, 2000 लोग हैं, 1000 रुपीज़ इकट्ठे होंगे, तो टोटल आपके 20 लाख रुपीज़ हर महीने कलेक्ट होंगे। ये सोसाइटी फंड में जाएगा पैसा, ये सोसाइटी फंड होगा, एक बैंक अकाउंट होगा, उसमें जमा होगा। अब ये जो कॉमन खर्चा है, स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस है, जिम का रख रखाव करना है, सफाई करनी है, ये कॉमन एरिया के इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी का बिल है, ये सब इस पैसे से पे किया जाएगा। गार्ड वगैरह भी तो होते हैं सोसाइटी में, उनकी सैलरी वगैरह ये सोसाइटी फंड से पे होगी। क्लियर? तो अब ये सोसाइटी भी तो आपको सर्विस दे रही है। ये जो सोसाइटी बनाई आपने, से किसी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया, ठीक है, ये सोसाइटी आपसे पैसे ले रही है और फिर अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है, तो ये भी सर्विस माना जाएगा। सोसाइटी आपको सर्विस दे रही है, माना क्या जाएगा, दे रही है सर्विस, कॉमन एरिया, और आप पैसे दे रहे हैं, वो आपसे कंसिडरेशन चार्ज कर रही है। ये सोसाइटी आपसे पैसे ले रही है हर महीने 1000 रुपये, तो ये माना जाएगा ये आपको सर्विस दे रही है, और सोसाइटी को भी क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा। ऑल्दो अभी आप पढ़ेंगे कि कोई सोसाइटी अगर 5000 रुपये तक पर मंथ आपसे चार्ज करती है मेंटेनेंस के नाम से, तो उस पर जीएसटी माफ़ कर रखा है जीएसटी वालों ने। ये एग्जेम्पशन लिस्ट आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप यही समझ लें कि कोई सोसाइटी भले ही अपने ही मेंबर्स को दे रही है सर्विस तो उससे भी जो कंसेशन चार्ज कर रही है उस पर भी जीएसटी देना होगा। सपोज आपने कोई सोसाइटी तो नहीं बनाई, आपने 4 लोगों को अपने में से चुना, 2000 लोग रहे, 2000 मकान हैं, उनमें से आपने 4 बंदों को चुना, A, B, C और D। कोई सोसाइटी नहीं बनाई, केवल इन 4 बंदों को चुना सोसाइटी ने। अब जो पैसे जाएंगे इन 4 बंदों के पास जाएंगे, 20 लाख रुपए जो आते हैं ना हर महीने,
ये कैसे भी अरेंजमेंट कर सकते हो सकता है एक के अकाउंट में जाए केवल, हो सकता है बी के अकाउंट में जाए, या हो सकता है सबके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए जाए। ये चारों रिस्पॉन्सिबल हैं कि सोसाइटी में स्विमिंग पूल ढंग से काम करना चाहिए, जिम ढंग से चलना चाहिए, साफ़ सफाई ढंग से होनी चाहिए, गार्ड की सैलरी एक्सेट्रा, कॉमन एरिया की जो जिम्मेदारी है उन चारों को दे दी गई। अब ये लोग भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, राइट, और अपने ही मेंबर्स को, ये बाहर वाले लोगों को थोड़ी दे रहे हैं सर्विस, अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, पर इसे सर्विस नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इंडिविजुअल है, ये नेचुरल पर्सन है, इंडिविजुअल है और अपने ही मेंबर्स को दे रहे हैं सर्विस, कोई बाहर के आदमी को तो दे नहीं रहे हैं सर्विस, तो भले ही कितना ही पैसा चार्ज करें, यहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये रूल तभी लगेगा जब अदर देन इंडिविजुअल कोई आपकी सोसाइटी का मैनेजमेंट करता है। जैसे आपने टाटा कंपनी को दे दी अपनी सोसाइटी मैनेज करने के लिए, या किसी फर्म को दे दी, किसी एचयूएफ को दे दी, एक्सेट्रा। अगर इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है सोसाइटी में तो नहीं लगेगा जीएसटी, पर अदर देन इंडिविजुअल है, एक बंदा अदर देन इंडिविजुअल है, देखिए सोसाइटी अदर देन इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल्स को दे रही है सर्विस अपनी मेंबर को, तो भी जीएसटी लगेगा। आप पढ़ते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ध्यान से पढ़िएगा लॉ की लैंग्वेज। द एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन किया जा रहा है बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा। पर्सन की डेफिनेशन में आप पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, सोसाइटी, सब आ रहे हैं। बाय अ पर्सन, देखिए अदर देन, साफ साफ लिखा हुआ है अदर देन इन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई एक आदमी नहीं दे रहा है सर्विस, ठीक है। टू इट्स मेंबर, अपने ही मेंबर्स को दे रही है वो सर्विस, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा मेंबर उसको दे रहे हैं सर्विस। फॉर कैश, या तो पैसे ले रही है वो आपसे, डेफर्ड पेमेंट यानी उधार भी दे सकते हैं, पेमेंट बाद में भी लेंगे, डेफर्ड मतलब पोस्टपोन करना, बाद में भी आ सकता है पैसा, और अदर वैल्यूएबल कंसेशन, कोई भी कंसेशन वो आपसे चार्ज कर रही है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट, ये बताया गया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन जब भी कहीं लिखा आता है इसके बाद वाली चीज़ प्रिवेल करती है, मतलब वही सही मानी जाएगी भले कुछ और लिखा गया हो। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, भले किसी दूसरे कानून में कुछ भी लिखा हो, एनी जजमेंट, कोई ऑर्डर आया हो, डिक्री भी ऑर्डर होता है कोर्ट का, और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी का, द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम टू सेपरेट पर्सन, इन दोनों को सेपरेट माना जाएगा, यानी सोसाइटी को अलग समझा जाएगा, पर्सन्स को अलग समझा जाएगा। एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इंटरसी, आपस में, इंटरसी मतलब आपस में एक दूसरे को जो सर्विस दे रहे हैं, शैल बी डीम मतलब अज्यूम किया जाएगा, टू टेक प्लेस फ्रॉम वन सच पर्सन टू अनदर, माना जाएगा एक आदमी दूसरे आदमी को सर्विस दे रहा है। यानी एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि भले किसी कानून में, किसी कोर्ट के ऑर्डर में, किसी ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के ऑर्डर में कुछ भी लिखा हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन जब भी लाइन आ जाती है, ये चीज़ प्रिवेल करेगी जो आपने पढ़ा है। तो ये प्रिवेल किया जाएगा कि कोई मेंबर अपनी सोसाइटी को सर्विस दे रहा है, कोई सोसाइटी मेंबर को सर्विस दे रही है, तो वहाँ पे भी जीएसटी लगेगा। ये कौन से कॉन्सेप्ट का अगेंस्ट में बात कर रहा है? म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको इनकम टैक्स में पढ़ाया था। म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट याद है, आपने इनकम में पढ़ा था ना, वापस पढ़ा देता हूँ। म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर कोई क्लब मेंबर आपस में एक दूसरे को सर्विस देते हैं, म्यूचुअली आपस में कोई फॉर्म करते हैं ग्रुप और आपस में सर्विस देते हैं, तो वहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। जैसे बताया था, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, फैक्ट्री लगा रखी है इसने दूर दराज एरिया में, आप इनकम टैक्स में से पढ़ चुके हैं, वापस समझने म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये जो फैक्ट्री है इस कंपनी की, ये बहुत दूर है, शहर से बाहर ही होती है फैक्ट्री का जनरली। अब इस फैक्ट्री में 500 वर्कर काम करते हैं सपोज। अब इस फैक्ट्री में कोई कैंटीन नहीं है, लंच फैसिलिटी नहीं है, तो ये 500 वर्कर मिलकर अपने एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को नाम देते हैं टी ग्रुप या टी क्लब, वॉटेवर। अब ये 500 वर्कर क्या करते हैं, हर महीने 100 रुपये कॉन्ट्री करते हैं, 50,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। एक क्लब बना लिया इन्होंने, टी क्लब या कुछ भी नाम दे सकते हैं, और ये ग्रुप बन गया। इस एक से ज़्यादा इंडिविजुअल हो गए इस क्लब में, क्लब तो क्लब अलग हो गया, मेंबर अलग हो गए। मेंबर ने क्लब के नाम से एक अकाउंट खोल लिया, सेपरेट टी क्लब बैंक अकाउंट, किसी बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, और वहाँ 50,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। फिर उन्होंने कॉमन बेकरी वाले से टाई अप कर लिया कि भैया हमारा 1 से 2 लंच होता है, हम फ़ोन पे तुम्हें जो जो ऑर्डर देंगे तुम हमारे यहाँ आके डिलीवर कर देना, जैसे चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह कुछ भी। और बाद में बिल जो बनेगा महीने का, सपोज बिल बना 40,000 का, पैसे इकट्ठे हुए थे 50,000, 40,000 का बिल बना, 10,000 रुपये इस फंड में बच गए टी क्लब में।
क्या इस पे इनकम टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। आपने पढ़ा था कि ये म्यूचुअल एक्टिविटी है, आप अपने मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं, आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इस कैंटीन में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती, बाहर का आदमी थोड़ी आ रहा है जो आप बाहर, ये तो आप अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए आपने कोई ग्रुप बनाया है। तो ये जो 10,000 रुपये सरप्लस बच गया, एक्स्ट्रा बच गया क्लब के अकाउंट में, ये कोई इनकम नहीं माना जाएगा, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है कि भले किसी दूसरे लॉ में कुछ भी लिखा हो पर ये चीज़ प्रिवेल करेगी, पर जीएसटी में तो ये प्रोविज़न नहीं माना जाएगा। जीएसटी में लिखा गया कि अगर कोई इंडिविजुअल के अलावा कोई सोसाइटी, फर्म, कंपनी बनती है और वो अपने ही मेंबर्स के लिए काम करती है और कोई कैश चार्ज करती है, कोई डेफर्ड पेमेंट लेती है या कोई वैल्यूएबल कंसेशन चार्ज करती है, तो भी जीएसटी देना होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, आपने पढ़ा था इंपोर्ट पे तो लगेगा जीएसटी, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस यूज़ हो रही है वहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा। तो अगर आप कोई सर्विस इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट इंडिया में यूज़ होगी वो सर्विस, तो यहाँ पर जीएसटी देना होगा। फॉर अ कंसिडरेशन, पैसे के बदले, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेदर और नॉट बोला, चाहे बिजनेस के लिए इंपोर्ट की है वो सर्विस या नहीं की है, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट की है तब भी ये सर्विस माना जाएगा और इस पर जीएसटी देना होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा मकान बन रहा है, मैंने एक ज़मीन खरीदी है जयपुर में, इस पे मुझे मकान बनाना है, तो मैं किसी आर्किटेक्ट से पहले नक्शा बनाऊंगा, मकान का नक्शा बनाते हैं आप, ठीक है, आर्किटेक्ट से मैप बनवाएंगे। मैंने सुना है कि लंदन में एक आर्किटेक्ट है मिस्टर टॉम, ये बहुत फेमस है, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि मेरी जो ज़मीन है इतने स्क्वायर फीट की, मैंने उन्हें एरिया बता दिया और उनको बोला कि मुझे आपके से मैप बनवाना है, अपने मकान का आर्किटेक्ट करवाना है। मिस्टर टॉम फ्री में तो काम करेंगे नहीं, ये मेरे से पैसे चार्ज करेंगे, लंदन में रहते हैं, आजकल तो मेल पे आ जाता है, पेमेंट मैं ऑनलाइन कर ही दूंगा इनको सब कुछ, ठीक है। तो इन्होंने मुझे मेल पे भेज दिया मैप और फिर मैंने इनको पेमेंट किया 1 लाख, सपोज 1 लाख पाउंड का। एक पाउंड में मान लेते हैं 70 रुपीज़ है, तो मैंने इनको 70 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया। अब क्वेश्चन उठता है, ये सर्विस मैंने इंपोर्ट करी, इसे इंपोर्ट ही तो बोलेंगे, आपने बाहर के आदमी से इंडिया में कोई सर्विस ली तो इंपोर्ट हो गया। कोई गुड्स बाहर से आएगा या कोई सर्विस बाहर से आएगी तो आप उसे इंपोर्ट बोलते हैं, आयात किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो भले मैंने अपने बिजनेस के लिए नहीं करा, मैं अपना पर्सनल मकान बनवा रहा हूँ, पर मैंने कोई सर्विस इंडिया के बाहर से इंपोर्ट की है तो इस पर मुझे जीएसटी देना होगा, भले ही मैं बिज़नेस के लिए यूज़ में ले रहा हूँ वो सर्विस या बिज़नेस के यूज़ में नहीं ले रहा हूँ, यानी पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूँ तब भी। यानी अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए भी कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं भारत में तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट चाहती है कि सर्विस बाहर से इंपोर्ट ना करें, आप अपने ही देश के लोगों को मौका दें, पर अगर आप बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट करेंगे तो इस पर जीएसटी लगेगा। और कौन सा जीएसटी लगेगा आप पढ़ चुके हैं, आईजीएसटी। इंपोर्ट जब भी करते हैं माना जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है वो सामान, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होता है, आईजीएसटी चार्ज होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अज्यूम किया जाएगा इंपोर्ट को, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, वैसे आगे आएगा ये टॉपिक पर मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर सेलर तो यहाँ पर ये है ना सप्लायर, हमने पढ़ा जीएसटी में 2 वर्ड हैं, एक तो है सप्लायर जो चीज़ बेचेगा या सर्विस देगा, एक होगा रेसिपिएंट या बायर। जीएसटी में ना बायर वर्ड है ना सब सेलर वर्ड है, वहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट वर्ड ही है पूरे जीएसटी में। सप्लायर को समझने के लिए अपन सेलर बोल सकते हैं जो चीज़ बेच रहा है, रेसिपिएंट जो बायर है जो ले रहा है। तो सर जीएसटी तो सप्लायर ही देता है, हमने ये पढ़ा अब तक, राइट, सप्लायर ही देता है जीएसटी, पर सप्लायर तो सर लंदन में रहता है और वो इंडिया में थोड़ी देने आएगा जीएसटी, सप्लायर तो लंदन में बैठा है, हम तो रेसिपिएंट हैं, बायर है, तो फिर जीएसटी लिया किससे जाएगा। तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, जीएसटी में 2 चार्ज होते हैं, जीएसटी 2 तरीके से कलेक्ट हो सकता है, चार्ज अंडर जीएसटी बोलते हैं इसे, चार्ज अंडर जीएसटी, पर अभी समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चार्ज अंडर जीएसटी में 2 चार्ज होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज।
जब सप्लायर सेलर खुद देता है जीएसटी गवर्नमेंट को, सप्लायर जब सप्लायर जीएसटी देने के लिए लायबल है गवर्नमेंट को, उस केसेस को फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। और 99% तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, यानी जब सप्लायर जो सेलर है वही तो देगा ना पब्लिक से कलेक्ट करके जीएसटी। जब सप्लायर खुद देता है जीएसटी गवर्नमेंट को तो इस कंडीशन को फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं जीएसटी में, और ये 99% फॉरवर्ड चार्ज होता है। पर कुछ एक्सेप्शन है कि जहाँ पर सेलर की जगह, सप्लायर की जगह सेलर, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सेलर की जगह बायर यानी रिसिपिएंट पे जिम्मेदारी डाल रखी है जीएसटी वालों ने कि भैया वो तो नहीं दे सकता, तुम्हें देना होगा। जैसे इस केस में मिस्टर टॉम तो लंदन में रहता है, उसे इंडिया के टैक्सेशन से क्या मतलब, वो टैक्स देने के लिए इंडिया से थोड़ी जीएसटी नंबर लेगा, क्योंकि आपने पढ़ा अगर आपको इनकम टैक्स देना है तो पैन नंबर होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। जीएसटी देना तो जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो वो तो लंदन में बैठा है, वो वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, हमारे देश के थोड़ी फॉलो करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोई सर्विस या गुड्स तो फिर इंपोर्टर को देना होगा जीएसटी। यहाँ पर रिवर्स चार्ज वो केसेस होते हैं जहाँ पर बायर को देना होता है जीएसटी सप्लायर के बिहाफ पर, उन केसेस को आप रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो अभी आप आगे भी पढ़ेंगे डीप में, पर मैंने आपके मान लीजिए किसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो पहले ही समझा दिया। तो वापस समझ लें, जीएसटी में दो चार्ज होते हैं, एक तो फॉरवर्ड चार्ज होता है, एक रिवर्स चार्ज होता है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जब सप्लायर या सेलर खुद देता है जीएसटी, 99% तो फॉरवर्ड चार्ज ही होता है। पर कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही आएगा पूरा, उसमें कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे सेलर नहीं देगा, सेलर के बिहाफ पर बायर ही गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। और जब जीएसटी जमा कराएगा तो जीएसटी नंबर भी आपको ही लेना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो वो केसेस जहाँ पे बायर या रेसिपिएंट देता है सप्लायर के बिहाफ पे जीएसटी, उन केसेस को रिवर्स चार्ज बोलते हैं। फॉरवर्ड चार्ज जब खुद सप्लायर देगा वो फॉरवर्ड चार्ज, जब सप्लायर ना देके बायर देगा, खरीदने वाला ही देगा जीएसटी बायर सप्लायर के बिहाफ पे, तो उन केसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सर्विस आप इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर आपको जीएसटी देना होगा। और इंपोर्ट को आप पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंपोर्ट को हमेशा ये अज्यूम किया जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, और इस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होगा। और आईजीएसटी कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। अभी आपने पढ़ा कि कोई सर्विस अगर आप इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करें चाहे बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करें, जीएसटी आपको देना होगा, राइट। यही पढ़ा अभी आपने, चाहे पर्सनल पर्पस हो चाहे बिजनेस पर्पस हो, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई सर्विस इंडिया के बाहर से तो उस पर आईजीएसटी देना होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब आपसे पूछना है, एक एग्जांपल बनाता हूँ, ध्यान से समझना। आपका एक मकान है जहाँ पे आप रहते हैं, जिस भी शहर में आपने एक ज़मीन खरीदी, ठीक है। मान लेते हैं मिस्टर ए है, ये दिल्ली में रहते हैं, इनको मकान बनवाना है तो पहले आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना पड़ेगा। इनका भाई है जो आर्किटेक्ट है और वो यूएसए में रहता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहता है, मिस्टर डी। बहुत फेमस आर्किटेक्ट है या नहीं भी है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, बस ये आर्किटेक्ट है और ये मान लीजिए अमेरिका में रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अपने भाई को बोलते हैं कि मेरी ये ज़मीन है, इतने स्क्वायर फीट की ज़मीन है और तू आर्किटेक्ट है तो इसका नक्शा बना दे, ठीक है। वो मैप बना देता है और आपको मेल कर देता है, मैप मेल के थ्रू आजकल डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, क्लियर। अब ये आपका भाई है तो ये आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करता, आप इससे कोई अमाउंट पे नहीं करते क्योंकि ये ब्रदर है आपका, तो फ्री में आपके मकान का नक्शा बना देता है। पर यहाँ सर्विस तो इंपोर्ट हो ही रही है, आप सर्विस ले रहे हैं मिस्टर डी से जो अमेरिका में रहता है और वो इंडिया में आपको सर्विस दे रहा है, तो ये इंपोर्ट कहलाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आप किसी सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और अभी आपने पढ़ा अगर हम कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करें चाहे पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करें, हमें जीएसटी पे करना होगा और इस पे इंपोर्ट पे क्या लगता है, आईजीएसटी चार्ज होता है। तो क्या यहाँ पर जीएसटी देना होगा, क्वेश्चन माइंड में आपके है, आंसर बताइए यस और नो। यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, पर्सनल बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करेंगे तो जीएसटी देना होगा, बट कंसिडरेशन होना मस्ट है। साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है,
फॉर अ कंसिडरेशन। अगर आप फ्री में कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से तो ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं वापस पढ़ देता हूँ। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, आप किसी सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर से कोई सर्विस ले रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पैसे के बदले, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दर बिजनेस, भले ये बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकती है, पर कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में बताया था आपको स्टार्टिंग में जीएसटी में 3 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 इस बात पर है कि अगर ये काम आप करेंगे, फ्री में भी काम करेंगे किसी के लिए, तो भी जीएसटी देना होगा। ये पढ़ेंगे अभी आप आगे। मेड, या तो आप ये काम कर चुके हैं, और एग्रीड टू बी मेड, या करने वाले हैं, विदाउट अ कंसिडरेशन, देखिए साफ साफ लिखा है विदाउट अ कंसिडरेशन। इसमें 4 एक्टिविटी आएंगी, अभी आप आगे पढ़ेंगे। अगर ये 4 काम फ्री में भी आप करते हैं किसी के लिए तो आपको जीएसटी देना होता है। नेक्स्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1। अगर मान लीजिए कोई चीज़ सप्लाई है, सप्लाई तो है मतलब सप्लाई है, तो अब ये देखा जाएगा वो गुड्स है या सर्विस, ये भी तो बताएंगे ना जीएसटी वाले। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुड्स पे भी लगता है जीएसटी और सर्विस पे भी लगता है, फिर भी एक डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये गुड्स मानी जाएगी चीज़ और ये सर्विस मानी जाएगी। तो उन्होंने शेड्यूल 2 में दे रखा है इसके लिए, दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा यानी आपने गुड्स सप्लाई किया होगा, या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा एज रेफर टू इन शेड्यूल 2, जो शेड्यूल 2 में बताया गया है। यानी शेड्यूल 1 तो इस बात पर है जीएसटी में कि वो एक्टिविटी बताई गई है शेड्यूल 1 में, इस सूची में, कि अगर आप ये काम फ्री में भी करेंगे किसी के लिए तो भी जीएसटी देना होगा। शेड्यूल 2 में लिस्ट बनाई है जीएसटी वालों की, या तो ये गुड्स है या ये सर्विस है, अलग अलग कर दिया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा गुड्स मान लेंगे थोड़ा सर्विस, जैसे पहले के एक्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब उन्होंने एक शेड्यूल 2 बना के क्लियर किया कि ये गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, ये 3rd शेड्यूल की बात करेगा। देखिए 3rd शेड्यूल इस बात पर है जीएसटी में, कुछ एक्टिविटीज़ पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती हैं हर देश में, राइट, पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती हैं कुछ एक्टिविटी, सामाजिक कल्याण, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है पब्लिक वेलफेयर में करना, तो इसके में थोड़ा बहुत पैसा भी चार्ज करती है गवर्नमेंट, हो सकता है फ्री भी हो सकता है कुछ पैसे भी चार्ज किए जाए, तो इन एक्टिविटीज़ पे नहीं लगेगा जीएसटी। ये शेड्यूल 3 में एक लिस्ट है, शेड्यूल 3 में बताया गया, जो आप पढ़ेंगे भी ढंग से आगे। शेड्यूल 3 को नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं कई लोग जीएसटी में। नेगेटिव लिस्ट मतलब इसमें वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको नहीं देना है जीएसटी, भले आप पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइसेंस बनवाना है तो आप अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाते हैं, वो गवर्नमेंट का होता है, वो आपसे सपोज 200 रुपये फीस चार्ज, कुछ पैसे तो लेते हैं वो फॉर्म भरने के आपसे, या पैन नंबर बनवाना है, राइट, कोई कंपनी खोलनी, इनकॉर्पोरेशन फीस देनी है, तो ये लॉ के अकॉर्डिंग कोई फीस आपसे ली जा रही है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो ये भले पैसे ले रही है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे, पर यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट पे है। तो एक तरह से 3 शेड्यूल है ओनली जीएसटी में। पहला शेड्यूल अभी आप पढ़ेंगे, ये इस बात पर है कि अगर आप ये चीज़ें फ्री में भी करेंगे, कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे किसी से, तो भी नहीं लगेगा जीएसटी। शेड्यूल 2 इस बात पे है, या तो वो गुड्स है या फिर वो सर्विस है, किसे गुड्स माना जाएगा किसे सर्विस वो बताया गया है। और शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट है, यानी इन एक्टिविटीज़ पर नहीं लगेगा कोई भी जीएसटी, भले आपसे पैसा भी चार्ज किया जा रहा हो। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या पढ़ रहे हैं आप? सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। सप्लाई में क्या है, भले इसमें कुछ भी लिखा हो, मैंने बताया ना, जब भी लाइन आ जाएगी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ये प्रिवेल करेगा जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज़ प्रिवेल करेगी सबसेक्शन 1 में। एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड शेड्यूल 3, जो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में लिखे गए हैं, और सच एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन जो कि किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और एनी लोकल अथॉरिटी जो नगर निगम के द्वारा, इन विच दे आर एंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटी, जब आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, एज ए पब्लिक अथॉरिटी काम कर रहे हैं, एज में भी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। और ये एक्टिविटी कौन बताएगी? गवर्नमेंट आपको बताएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के कहने पर गवर्नमेंट उन एक्टिविटीज़ के नाम बताएगी जिन एक्टिविटी को वो एज ए पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और इन एक्टिविटीज़ के लिए अगर वो कुछ पैसा भी आपसे चार्ज करती है
तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो इन्हें गुड्स माना जाएगा, नाइदर लिखा है देखिए, नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो इन्हें गुड्स माना जाएगा, और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ना सर्विस माना जाएगा। तो जब गुड्स भी नहीं मान रहे, सर्विस भी नहीं मांग रहे, तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लाई के लिए, सप्लाई या तो गुड्स की चीज़ हो या अपने सर्विस दी हो, ना गुड्स मान रहे हैं उसको, ना सर्विस मान रहे हैं, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यानी ये पैरा ये बोलना चाहता है कि जो शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज़ आती हैं एक तो वो, और जो जीएसटी काउंसिल के सुझाव पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम कर रही है, उन एक्टिविटी पे नहीं लगेगा कि कोई जीएसटी, क्योंकि ना तो उन्हें गुड्स माना जाएगा और ना ही कोई उन्हें सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। सब्जेक्ट टू प्रोविजन मतलब उस इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी सबसेक्शन 1 को ध्यान में रखते हुए, सबसेक्शन 1 को ध्यान में रखते हुए, सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट में मतलब चाहे तो, सरकार चाहे तो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल के कहने पर स्पेसिफाई कर सकती है, बता सकती है बाय नोटिफिकेशन के थ्रू द ट्रांजेक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड, कौन से ट्रांजेक्शन जिन्हें माना जाएगा एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी उनको गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा, और अ सप्लाई ऑफ सर्विस या तो सर्विस माना जाएगा, गुड्स नहीं माना जाएगा। यानी ये लाइन ये कह रही है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताएगी, गवर्नमेंट बताएगी कि जीएसटी काउंसिल में भी कौन सी चीज़ों को तो सर्विस माना जाएगा और कौन सी चीज़ों को गुड्स माना जाएगा। ठीक है, अब हम एनालिसिस करते हैं। इस डेफिनेशन को डीप में एनालिसिस करने के लिए इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपके माइंड में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी किस पे लगेगा, सप्लाई पर। सेक्शन 7 टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई काम करना है जिससे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं, उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। और जीएसटी में सेक्शन 7 है टैक्सेबल इवेंट का, और इसका में सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट माना गया है। और सप्लाई चाहे गुड्स का कर रहे हैं चाहे सर्विस का कर रहे हैं, आपको जीएसटी पे करना होगा। The definition of supply as contained in section 7 is an inclusive definition। उस दिन भी बताया था inclusive definition का मतलब होता है कि जो चीज़ लिखी गई हो सेक्शन में वो तो है ही, पर उसके अलावा मान लीजिए कुछ लिखने से छूट गया, तब भी वो उस पर भी जीएसटी लग सकता है, मतलब उसको भी डेफिनेशन में इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है तो। जैसे मान लीजिए लिस्ट बनाते टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि इन चीज़ों पे जीएसटी लगेगा, पर मान लीजिए पेन को लिखना भूल गई, पेन भी एक गुड्स है, लिस्ट बताएगी ना गवर्नमेंट की कौन कौन सी गुड्स पे, एक लिस्ट है बहुत बड़ी, वो याद नहीं करनी होती है, वो तो देख के पता ना होता है, बहुत हज़ारों गुड्स होते हैं। पर मान लो उस लिस्ट में गवर्नमेंट पेन को इंक्लूड करना भूल गई, पेन लिखना भूल गई, और मैं पेन बना के बेच रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मैं तो नहीं दूंगा जीएसटी, कहाँ लिखा है उसमें, गुड्स की लिस्ट में पेन है ही नहीं। पर नहीं, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि बाई चांस कोई चीज़ छूट भी गई है, पर उसको भी अगर वो गुड्स या सर्विस की कैटेगरी में आ रही है तो उस पर भी जीएसटी लिया जाएगा। एंड डज नॉट डिफाइन द टर्म एग्जॉस्टिवली, इसे हम एग्जॉस्टिवली डेफिनेशन नहीं बोल सकते। दो वर्ड होते हैं, एक तो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, एक एग्जॉस्टिवली डेफिनेशन होती है। अगर एग्जॉस्टिवली डेफिनेशन है किसी चीज़ की और मान लीजिए कोई चीज़ लिखने से छूट गई तो उस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो छूट चुकी है। एग्जॉस्टिवली का मतलब होता है कि जो लिख दिया गया ना वही चीज़ सही है, उसके अलावा बाई चांस आप कुछ भूल गए तो फिर भूल गए, उस पर आप टैक्स नहीं ले सकते। जबकि इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि बाई चांस कोई चीज़ लिखने से रह गई, टैक्स के दायरे में आने से रह गई, पर अगर वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रही है, यानी जीएसटी में क्या है बेसिक कंडीशन, या तो गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, वो उस कैटेगरी में आ रही तो भी जीएसटी लगेगा। It define the scope of supply, सेक्शन 7 यही बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें सप्लाई में आती हैं। इज एन इंक्लूसिव मैनर है। क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 इलिस्ट्रेट दैट द फॉर्म ऑफ सप्लाई, ये केवल इलिस्ट्रेट पर्पस के लिए है डेफिनेशन की, आपको बताने के लिए, कॉन्सेप्ट करने के लिए कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। बट द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, पर ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि भाई जो लिख दिया गया वही माना जाएगा। अगर कोई चीज़ लिखने से रह भी गई है पर वो गुड्स या सर्विस की कैटेगरी में आ रही है तो भी उस पर जीएसटी आपको देना होगा। दिस इज फर्दर सब्सटेंशिएटेड बाय द यूज ऑफ वर्ड, क्योंकि सच एज लिखा गया है डेफिनेशन में, जो वर्ड लिखा गया है सच एज यहाँ पर लिखा गया है, मेंशन ज़्यादा देखिए, सच एज लिखा गया ना, बोथ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज, मतलब इसकी जैसी कुछ चीज़ें भले वो लिखने से रह गई हैं फिर भी वो अगर गुड्स और सर्विस है तो इस पर जीएसटी लगेगा। प्रोविजन ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट हैव ऑल्सो बीन मेड एप्लीकेबल आईजीएसटी, यानी जो सीजीएसटी में प्रोविजन है वो आईजीएसटी में है, वो सेक्शन 20 में, या सेक्शन 7 में है। सप्लाई की डेफिनेशन वहाँ सेक्शन 20 में दी गई है। हमें आईजीएसटी एक्ट भी और जो वैसे भी जीएसटी में जितने भी प्रोविजन है सीजीएसटी आईजीएसटी के कॉमन ही हैं।
और आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी CGST, सेंट्रल सेल्स एंड गुड्स, सॉरी आप CGST पढ़ रहे हैं, सेंट्रल का जो है GST पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ लिया था, हर स्टेट का तो एक्ट नहीं पढ़ना होता, पर क्योंकि 99.99% दोनों एक्ट में सेम, यानी जो CGST एक्ट में लिखा गया है वही एज इट इज़ कॉपी किया गया है SGST एक्ट में। The meaning and scope of supply in terms of section 7 can be understood in the terms of the following parameter। मतलब ये शर्तें पूरी होनी चाहिए सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, तभी कोई चीज़ सप्लाई मानते हो उस पर टैक्स लिया जाएगा। सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विसेज, यानी आपने या तो गुड्स बेची हो, सप्लाई किया हो या सर्विस दी हो। सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन लिए हो, पैसे चार्ज किए हो। कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, एक्सेप्ट शेड्यूल 1। अभी आप पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेड्यूल 1 में उन 4 एक्टिविटीज़ के नाम आएंगे कि अगर ये काम आप फ्री में भी करते हैं तो भी GST आपको देना होगा। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने कोई गुड्स या सर्विस दी हो तभी आपको GST पे करना होगा। यहाँ तक तो आई गया होगा समझ में। अफोरसेड पैरामीटर डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ये चीज़ें सप्लाई को डिफाइन करती हैं। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू सेकंड एंड थर्ड पैरामीटर, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई बीइंग मेड फॉर अ कंसिडरेशन। पता है शेड्यूल 1 में एक्सेप्शन आएंगे कि अगर आप कंसिडरेशन नहीं भी चार्ज कर रहे तो भी GST देना होगा। एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेरी बिजनेस के बढ़ाने के लिए नहीं चार्ज कर रहे हैं। आपने पढ़ा ना इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, अभी आपने पढ़ा था कि अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी सर्विस का, भले आप बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं भी कर रहे हैं तो भी GST लगेगा। In the GST law, few exceptions have been carved out where a transaction is deemed to be supply even without consideration। बार बार लाइन रिपीट हो रही है, कुछ एक्सेप्शन है जो आप शेड्यूल 1 में पढ़ेंगे कि अगर आप फ्री में भी कोई काम करते हैं तो भी GST देना होगा। हिसाब से लिखा डिस्कस लेटर। सिमिलरली द कंडीशन ऑफ सप्लाई टू मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस के दौरान या बिजनेस के लिए कर रहे हैं, हैज़ बीन रिलैक्स इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अभी आपने पढ़ा था कोई सर्विस आप इम्पोर्ट करते हैं तो भले ही आप बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं या पर्सनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उस पर भी GST आपको देना होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, पैसे के बदले कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर इंडिया के बाहर से कोई सर्विस ले रहे हैं, वेदर और नॉट, एक हिसाब से लिखा हुआ है, चाहे बिजनेस के लिए ले रहे हो चाहे बिजनेस के लिए नहीं ले रहे हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रीटेड एज सप्लाई। फर्दर देयर आर ऑल्सो केसेस, कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे वेयर अ ट्रांजेक्शन इज केप्ट आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, जिन्हें सप्लाई नहीं माना गया। शेड्यूल 3 बताया था, शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट है, उन एक्टिविटीज़ के नाम हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है, भले ही वो पैसे चार्ज कर रही है फिर भी GST नहीं लगेगा। डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द अबव पैरामीटर, भले ही सारे पैरामीटर पूरे हो रहे हो, भले ही वो गुड्स है, सर्विस है, कंसिडरेशन भी ले रही है गवर्नमेंट आपसे, बिजनेस डिपार्टमेंट है, CBDT, ये सारे जो RTO है आपका लाइसेंस बनाते हैं, सारे बिजनेस के लिए बैठे हैं, फिर भी आपसे नहीं लिया जाएगा GST। दैट इज देर इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, लिस्ट पढ़ेंगे आप शेड्यूल 3 में, विच आर ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो उन्हें गुड्स माना जाएगा और ना ही सर्विस माना जाएगा। इन अदर वर्ड दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST, उन पे कोई GST चार्ज नहीं किया जाएगा। GST law has classified certain activity और transaction बताए गए हैं, either as a supply of goods और supply of service। Government is also empowered, government को अधिकार दिया गया, empower मतलब किसी को right देना, to notify transaction की वो transaction बताएगी गवर्नमेंट that are treated to be as a supply of goods, कि उन्हें goods माना जाएगा, not a supply of service नहीं माना जाएगा, और as a supply of service माना जाएगा, goods नहीं माना जाएगा। यानी गवर्नमेंट आपको बताएगी कौन से transaction goods माने जाएंगे और कौन से transaction service की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, हमने सेम वही है जो पीछे आपने पढ़ा, उसको उन्होंने डायग्राम फॉर्म में बना रखा है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं पीछे का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है, कोई अगर आपसे पूछे बेसिक डिफरेंस क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में, बेसिक डिफरेंस यही है कि डायरेक्ट टैक्स तो इनकम में चार्ज होगा और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे या सर्विसेज पे चार्ज होगा, राइट। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होगा और डायरेक्ट टैक्स इनकम में चार्ज होगा। और मेन डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होगा, यानी आप इनकम कमा रहे हैं,
तो आपको ही टैक्स देना होगा। आप अपने बिहाफ पर किसी और पे बर्डन नहीं डाल सकते, ये नहीं कि अपने मम्मी पापा पे बर्डन डाल दें, ऐसा नहीं होगा। आपको ही पे करना है, आपको बियर करना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है और ये लीगली अलाउड है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर। यानी पे कौन करता है जीएसटी? बिजनेसमैन, पर बर्डन किस पे डाल देता है? वो कस्टमर पे डाल देता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। पहला डिफरेंस क्या था? जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम पे चार्ज होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है। डायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर सेम पर्सन होता है, यानी आप जो पे कर रहा है टैक्स उसी को बर्डन बियर करना है, वो अपना बर्डन किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकता। आप इनकम टैक्स कस्टमर से नहीं ले सकते, वो गलत है, अगर पता लग जाए तो इलीगल है। वो इनकम टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते आप कस्टमर से, वो तो आपको अपनी जेब से भरना होगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं। पे कौन करता है? बिजनेस में। बियर मतलब जो उसका बर्डन बियर करता है, भार वह उठाता है, जो बर्डन पड़ता है वो कस्टमर पे पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं किसी और पर, और ये लीगली अलाउड भी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप देखिए, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। गुड्स को कैसे माना गया? केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स माना गया। मूवेबल प्रॉपर्टी समझते हैं जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, जैसे फर्नीचर, आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ज्वेलरीज, क्वाइंस, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, इन्हें गुड्स माना गया है। इसका मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी केवल दो ही होती है, लैंड और बिल्डिंग, जिन्हें ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आप कर ही नहीं सकते। लैंड और बिल्डिंग, इन्हें बेचने पे नहीं लगेगा जीएसटी, क्योंकि गुड्स ही नहीं है, ना ये गुड्स है ना सर्विस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं माना गया है। अभी आप पढ़ेंगे, ज़मीन बेची, आपने बिल्डिंग बेची, इस पर किसी तरह का जीएसटी आपको चार्ज नहीं करना है। लैंड और बिल्डिंग पे नहीं लगता है किसी भी तरह का जीएसटी। इसके अलावा आपने पढ़ा था मनी को जीएसटी की गुड्स की डेफिनेशन में और सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। मनी मतलब जो लीगल टेंडर है, जो अभी फैशन में है, जो आप मार्केट में यूज़ कर रहे हैं एज ए एक्सचेंज। अगर आप कोई गुड्स और सर्विस लेते हैं और एज ए एक्सचेंज जो आप पे कर रहे हैं, वो लीगल टेंडर जो आरबीआई ने अलाउड कर रखा है कि लीगली इन नोट्स को चलाया जाएगा मार्केट में, इंडियन मार्केट में या फॉरेन मार्केट में। तो ये मनी जो है, लीगल टेंडर जो है, इस पे नहीं लगेगा कोई भी जीएसटी। पर जो पुराने सिक्के हैं, अगर आपके पास पुराने नोट हैं, किसी को पुराने सिक्के नोट इकट्ठे करने का शौक होता है, तो ये न्यूमिस्मेटिक वैल्यू कहलाते हैं। ये चीज़ें न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, और न्यूमिस्मेटिक वैल्यू को अगर आप बेचने जाते हैं मार्केट में तो इनकी वैल्यू ज़्यादा ही मिलती है, तो इस पर तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, पुराने सिक्के, पुराने नोट अगर आप बेचने जाएंगे तब तो वो मनी नहीं है, फिर तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। हाँ, जो मनी अभी प्रेजेंट में चल रही है वो लीगल टेंडर, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज आपने किसी को बिल्स रिसीवेबल दिया, किसी को चेक दिया, किसी को डिमांड ड्राफ्ट दिया, ट्रैवलर चेक दिया, क्या इन पे जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मनी है, ट्रांजैक्शन इन मनी है। किसी को बीआर देना, चेक देना, डिमांड ड्राफ्ट देना, ट्रैवलर चेक देना, इन पे किसी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया था। एक्शनेबल क्लेम आप समझते हैं अनसिक्योर्ड डेट। जैसे मैंने आपको लोन दिया, आपसे कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखवाई, मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया सपोज, ठीक है, आप मेरे फ्रेंड हैं, मैंने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो ये एक्शनेबल क्लेम है। बिना सिक्योरिटी रखवाए, बिना कुछ गिरवी रखवाए किसी को लोन देना, वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आता है। ये इन्हें अनसिक्योर्ड डेट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप पैसा देने से मना करते हैं, तो मैं अपने कोर्ट में केस कर सकता हूँ। मेरे पास लीगल राइट है, मेरे पास कोई लीगल राइट है इन्फोर्स का, मैं इन्फोर्स कर सकता हूँ। आप मना करेंगे तो पुलिस कंप्लेन लिखा सकता हूँ, आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। तो जो एक्शनेबल क्लेम कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं, जिन्हें आप जिनके वसूल करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं पुलिस के पास पैसा वसूल करने के लिए, वही एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, जिन्हें लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है। राइट, लीगली इन्फोर्स। सपोज मिस्टर एक एम्प्लॉय है, इनके पास मिस्टर डी कोई काम से आता है, ये मिस्टर डी बोलता है मेरा ये काम कर दोगे क्या? मिस्टर ए बोलता है कर दूंगा, पर रिश्वत देनी पड़ेगी 10 लाख रुपए की। मिस्टर डी बोल देता है ठीक है मैं दे दूंगा, परसों दूंगा, तो काम कर देता है इसका। अब डी पीछे हट जाता है, नहीं मैं तो नहीं दे रहा, पैसे कर लो जो करना है। तो क्या मिस्टर ए पुलिस के पास जा सकता है मदद के लिए? नहीं, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है ना। अगर आप जाओगे पुलिस आपको पकड़ लेगी, क्योंकि रिश्वत का पैसा वसूल करने का कोई लीगल राइट नहीं है आपके पास, कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ये इलीगल एक्टिविटी है, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा। क्लियर? वही एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे जिन्हें लीगली इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, इनके आप कोर्ट में जा सकते हैं मदद मांगने अगर कोई बंदा आपके पैसे नहीं दे रहा है तो। अब क्वेश्चन उठता है सारे एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, केवल 3 ही एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जिन पर जीएसटी लगेगा। एक तो लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। अगर ये तीनों एक्टिविटी करते हैं आप, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग,
जुआ खेल रहे हैं, बैटिंग शर्त लगा रहे हैं, लॉटरी के टिकट्स हैं, तो इन पे जीएसटी लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं लॉटरी टिकट का ऑर्गेनाइज़र हूँ, लॉटरी का टिकट ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैंने कहा कि लॉटरी खुल जाएगी तो 1 लाख का इनाम मिलेगा, 1 लाख का इनाम मिलेगा। मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, अंकित मेरा नाम है, मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ ये इवेंट, ठीक है। मैंने लॉटरी के टिकट्स प्रिंट करवा लिए, मैंने ये टिकट बेचे, सपोज़ मान लेते हैं 1000 लोगों को टिकट बेच, नंबर होता है टिकट का, 1000 लोगों को बेचे। इन 1000 लोगों से मैंने 150 रुपीज़ कलेक्ट किए, 1500 सपोज 1500 रुपीज़ कलेक्ट किए। टिकट फ्री में थोड़ी बेचूंगा, पैसे लूँगा। तो मैंने टोटल रुपीज़ इकट्ठे किए यहाँ पर 15 लाख। मैं 10 लाख कर देता हूँ प्राइज़ मनी, क्योंकि ये लॉटरी वाला अपनी जेब से थोड़ी देगा, प्राइज़ मनी जो पैसे इकट्ठे हो उसमें से ही देगा। तो 15 लाख रुपीज़ मेरे पास कलेक्शन हो गया मिस्टर अंकित के पास, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैंने ये टिकट छपवाए हैं, टिकट बेचे, और मैंने बोला जिसके नाम से लॉटरी खुलेगी उसे मैं 10 लाख रुपए दूंगा। लॉटरी में नाम हो गया, नंबर होता है एक पर्टिकुलर, ठीक है। मैं आपसे पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जीएसटी देना होगा, माना जाएगा मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस मतलब गेम में खेलने का मौका दे रहा हूँ आपको, जिसमें आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए। तो लॉटरी के टिकट बेचने वाले को भी क्या देना होगा, जीएसटी। मुझे इस 15 लाख पे जीएसटी देना होगा, ठीक है। कल को मान लो आपके पास नंबर है, मैंने 100 नंबर का एक लॉटरी का टिकट छपाया था, वो 100 नंबर का लॉटरी का टिकट खुल जाता है, पर मैं आपको पैसे देने से मना करता हूँ, मैं तो नहीं दूंगा, 10 लाख रुपए कर लो जो करना है। तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि लॉटरी एक लीगली एक्शनेबल क्लेम है। क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जिसके नाम ये लॉटरी का टिकट खुलेगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो आप मेरे पे केस कर सकते हो। तो लॉटरी ऐसी बैटिंग होती है, किसी हॉर्स में बैट लगवा रहा हूँ, गैमलिंग हो रही है अनसर्टेन चीज़ों की, तो लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, माना जाएगा वो आपको सर्विस दे रहा है, इस गेम में खेलने का मौका दे रहा है, और वो जो पैसे आपसे चार्ज कर रहा है इस पर जीएसटी लगेगा। केवल 3 ही एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा, इनके अलावा बाकी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता है, लॉटरी, बैटिंग और गैमलिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर प्लीज़ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आ रहा है वीडियो, आपको लग रहा है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।